ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला सेकंड टी20 मैच जो एक बार फिर से मरारा ओवल डार्विन के उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर हमने देखा पहला टी20 मैच होते हुए। लेकिन ये जो सेकंड टी20 मैच है, पहला टी20 मैच तो इसी ग्राउंड पर हुआ जहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जहां पर इनकी शुरुआत बहुत खराब थी। 76 के अराउंड इनके 6 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद टीम डेविड की कमाल की पारी के दम पर इन्होंने 170 प्लस का स्कोर खड़ा किया, जिसको चेस करने में साउथ अफ्रीका को बहुत मुश्किलें आई। उसका रीजन यहाँ का ग्राउंड था, यहाँ की पिच थी, उसका क्या नेचर रहेगा आज के इस मैच में और पिछले मैच में क्या रहा उसको तो पिच रिपोर्ट में समझेंगे। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार फिर से उसी मैदान पर यह मैच होगा 12 अगस्त को 2:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:45 पर, यानी कि एक रात वाला टी20 मैच जहां पर फ्लड लाइट्स यहां पर जल चुकी होंगी और उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर पहले वाले मैच में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले तो पावर प्ले में ही 71 के स्कोर पर 4 विकेटें गंवा दी। उसके बाद इनके 2 विकेटें 5 रन और बनने के अंदर ही गिर गई, यानी कि 6 विकेट 76 या 77 के स्कोर के आसपास गिर गई थी। लेकिन उसके बाद टीम डेविड ने जो कमाल की पारी खेली उसके दम पर यहां पर 178 तक ये टीम पहुंची और निश्चित तौर पर ऐसे स्कोर इस ग्राउंड पर या इस तरीके की पिच पर जो कि ड्रॉप इन नेचर होता है, और ड्रॉप इन पिचेस पर अगर हम बात करें और खास करके जब पिच ड्रॉप इन हो, वेदर भी पूरी तरह से ब्राइट एंड सनी हो पूरे दिन के दौरान, यानी कि पूरे दिन के दौरान अगर धूप पड़ने वाली हो इस तरीके की पिच के ऊपर जो ड्रॉप इन होती है, तो निश्चित तौर पर वो पिच शुरुआत में खास करके नई गेंद से वहां पर शॉट्स खेलने काफी आसान होंगे। रन बनाने के सबसे ज्यादा मौके वहीं पर आपको बनते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच थोड़ी सी स्लो होती चली जाएगी और बल्ले पर गेंद फंस करके आएगी, तो रन बनाना वहां पर मुश्किल होगा। और वही चीज हमने सेकंड इनिंग के अंदर देखा जब साउथ अफ्रीका केवल 161 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर, जबकि पावर प्ले में इनके भी 48 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। और वहां पर उस मैच को ऑस्ट्रेलियन टीम ने काफी आसानी से 17 रन से वहां पर जीत लिया। और उसका वही रीजन जो मैंने आपको बताया कि पिच के स्लोनेस की वजह से, जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ और स्लो होती चली गई। और ना सिर्फ पिछले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर जीती, बल्कि इसके पहले टॉप एंड टी20 नाम का एक टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल, वहां पर भी आखिरी और 4 मैचेस अगर आप इंक्लूड कर लें तो पिछले 5 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही जीती हैं यहां पर, जिसमें तेज गेंदबाजों को टोटल यहां पर 39, तो स्पिन गेंदबाजों को भी 37 विकेटें मिली हैं, यानी कि स्पिनर्स का भी उतना ही बड़ा रोल है। और उसमें अगर आप देखें तो पेस की 39 में से 20 विकेटें सेकंड इनिंग में, पहली इनिंग में 19 विकेटें, स्पिन 37 में से 26 विकेटें सेकंड इनिंग में लेकर के जाता है, तो मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। और रन बनाने के लिए यहाँ पर 2 ही सबसे बेहतर मौके होते हैं कि अगर या तो किसी निश्चित तौर पर जो बैटिंग टीम है उसका जो बैटर जो रन बनाता दिखाई पड़ रहा है उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, जैसा कि टीम डेविड का पिछले मैच में था, 1-2 कैचेस उनके छूटे तो वहां पर वो 80 प्लस के स्कोर तक पहुंचे, तो ही यहां पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मौके होते हैं, या तो फिर नई गेंद से पावर प्ले के दौरान। हालांकि वहां पर अंधाधुंध शॉट्स खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम खास करके, और इसकी वजह से उनकी ताबड़तोड़ विकेटें शुरुआत में गिरी। लेकिन यहां पर एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो देखना, हालांकि पूरी उम्मीद है कि सेम पिच पर ही मैच होगा मरारा ओवल डार्विन के मैदान पर, जिस पर पहला टी20 मैच भी खेला गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है कि कोई डिफरेंट फ्रेश पिच मिलने वाली है तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करूंगा। साथ ही साथ वेदर के बारे में भी बता दूंगा ताजा अपडेट्स। हालांकि पूरे दिन निश्चित तौर पर धूप बनी रहेगी, ये बात काफी हद तक पक्की है। और उन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए जो हमारी फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए साउथ ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से जो पहले मैच का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतरा था वो आपके सामने है, जिसमें कुल मिलाकर के 5 बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर यूज किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, जहां पर हेजलवुड ने भी 4 ओवर किए, 4 ओवर मैक्सवेल ने भी किया। और ऑब्वियसली अगर 5 ही बॉलर यूज किए जा रहे हैं तो पांचों आपको 4-4 ओवर करते दिखाई ही पड़ेंगे। हेजलवुड ने 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करे, बाकी मैक्सवेल भी पावर प्ले में ही आकर के 2 ओवर कर गए थे। चूंकि अगर आपको याद हो या अभी आगे आप देखेंगे भी, साउथ अफ्रीका के टॉप 3 में से तो 2 तो निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंडर्स ही हैं, इसी वजह से शुरू में ही बॉलिंग करने आ गए थे। और इसके बाद बेन डॉर्सकूस ने भी 2 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर मिडिल में, 1 ओवर डेथ में किया। जंपा के भी ओवर्स आप यहां पर देख सकते हो, सिमिलरली नेथन एलिस के भी नंबर ऑफ ओवर्स जिसमें 2 ओवर उन्होंने भी डेथ में किया था वो भी आप देख सकते हैं। बाकी बेंच पर इनके पास मैथ्यू शॉट, मैट कोहनेमान और शॉन एबर्ट हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मैथ्यू शॉट अभी मैं देख रहा था कि ये पहले 2 टी20 मैच के लिए अवेलेबल है नहीं, इनके यहाँ पर एरन हार्डी को बुलाया गया है। हालांकि खेलने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं इस मैच में, और ये अवेलेबल नहीं होंगे, साइड स्ट्रेन की चोट थी इसकी वजह से, अगले टी20 में से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट के अंदर कैसा करियर चला है सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। बहुत जरूरी चीज नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के लिए इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और बाकी पहले मैच की परफॉर्मेंस और रीसेंट फॉर्म ओवरऑल कैसा रहा उसको देखने के लिए अगर आप इस पेज पर आए तो मिचेल मार्श ने पिछले मैच में 13 रन बनाए, 2 रन बनाए ट्रेविस हेड ने, इंग्लिश बिना खाता खोले आउट हो गए, 35 रन बनाए कैमरन ग्रीन ने। और एक्चुअली इन्होंने और साथ ही साथ टीम डेविड ने उस स्कोर तक अपनी टीम को पहुंचाया कि जहां पर यह टीम निश्चित तौर पर आसानी से उस मैच को जीत पाई, जिसमें उसके बाद बॉलिंग करते हुए मैक्सवेल ने तो 1 विकेट लिया ही, बल्ले से केवल 1 ही रन बनाए थे।
बाकी बेन डॉर्सविच ने 3 विकेट ली, उसके पहले 17 रन की पारी भी खेली थी। नेथन एलिस को विकेट नहीं मिला और ये एकमात्र बॉलर थे ऑस्ट्रेलियन टीम ने, उनका दिन काफी खराब था, जो कि पिट गए एक्चुअली। 44 रन दे दिए थे 4 ओवर में और विकेट इनको मिला नहीं। बाकी जंपा को भी 2 विकेट यहां पर मिलता दिखाई पड़ा। तो निश्चित तौर पर अपने पिछले मैच की परफॉर्मेंस के दम पर ये 5 प्लेयर तो बेस्ट ऑप्शन है ही, लेकिन निश्चित तौर पर मिचेल मार्श भी हैं, ट्रेविस हेड भी हैं, इंग्लिश भी हैं। इनमें से तीनों को लेकर के जाना है या किसी 2 को या किसी एक को, वो भी हम आगे देखेंगे। और इवन हेजलवुड तो छूट ही गए, यहाँ पर इन्होंने भी शानदार बॉलिंग करते हुए खास करके शुरुआत में विकेटें दिलाई इन्होंने, और कुल टोटल 3 विकेटें इन्होंने भी चटकाई। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 6 बेस्ट ऑप्शन तो परफॉर्मर्स ही पिछले मैच के, और बाकी नाम ऊपर टॉप ऑर्डर पर 3 और जो बैटर्स हैं उनको छोड़ना लगभग बहुत ही मुश्किल है। तो किसको लेकर के जाएं, किसको छोड़ें, इसी को समझने के लिए और आगे के डेटा का हम सहारा लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अपनाएंगे हेड टू हेड के नंबर्स पर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचेस में की गई परफॉर्मेंसेस को देखेंगे तो मार्स के नंबर्स तो काफी ओवरऑल अच्छे हैं। 12 मैच 328 रन, 41 के एवरेज, जो 3 विकेटें, हालांकि बॉलिंग तो आपको करते दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाकी ट्रेविस हेड के भी 4 मैच 117 रन है, एक ही मैच में 91 का हाईएस्ट स्कोर है, बाकी 3 मैचेस में चले नहीं। लेकिन इंग्लिश के नंबर्स देखेंगे ना तो वो खास अच्छे हैं नहीं, चारों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं, केवल एक 42 रन की पारी आई है, बाकी 3 मैच में तो बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। कैमरन ग्रीन ने भी पिछले मैच में 35 रन की पारी खेली। ट्रेविस हेड यहाँ पर टीम डेविड की बात करें तो 83 का स्कोर पिछले मैच का मिला दे तो 3 मैच में 148 रन हो चुके हैं। हालांकि अगर आप बात करें तो प्रैक्टिकली स्मॉल लीग की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा रिस्क ही होगा इनको टीम में लेकर के जाना, और इसमें एक और भी चीज देखनी पड़ेगी, किस इनिंग की बैटिंग है। मेरा सजेशन होगा कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो ही इनको ट्राई करिएगा, वरना इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास ऊपर मौजूद हैं। और ये भी बता दूं कि पिछले मैच में इनके कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, तो हर दिन तो किस्मत अच्छी होगी नहीं, स्पिन ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं खेल पाते। तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग की बैटिंग में मेरे हिसाब से उतना बेहतर ऑप्शन ही होंगे नहीं। पहली इनिंग की बैटिंग में इनको ट्राई करिए, सेकंड इनिंग की बैटिंग में इनकी जगह पर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श में से किसी भी एक को रख लीजिए, और उसके बाद मिच ओवेन की तो जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, काफी नीचे बैटिंग करते हैं। हालांकि निश्चित तौर पर स्मॉल लीग का ही वो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये नहीं चले, किसी भी मैच में आकर के बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैक्सवेल जिस तरह से पूरे 4 ओवर इन्होंने किए, इनको भी ड्रॉप करना निश्चित तौर पर काफी बेवकूफी वाली ही बात होगी। हालांकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही ज्यादा नीचे लिस्टेड है। बाकी बेन डॉर्सविच ने 3 विकेट लिए पिछले मैच में ही, नेथन एलिस को पिछले मैच में पिटाई तो पड़ गई, लेकिन निश्चित तौर पर गेंदबाज तो खराब है नहीं, ये बात पक्की। और इस तरीके की पिच पर तो मैं कहूंगा और भी बेहतर बॉलिंग ऑप्शन इनको होना चाहिए, लेकिन दिन ही खराब रहा पिछले मैच में। बाकी जंपा और हेजलवुड की जैसी परफॉर्मेंस रही, जैसे ये बॉलर्स हैं, निश्चित तौर पर इनको भी आप ड्रॉप तो नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बेन डॉर्सविच हो गए, एडम जंपा हो गए, जोश हेजलवुड हो गए, 3 बेस्ट ऑप्शंस निकल करके आ ही जाते हैं। बाकी कैमरन ग्रीन और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि मिचेल मार्श और टीम ट्रेविस हेड को भी अपने टीम में आपको इंक्लूड करना ही है। तो ये 6 प्लेयर बेस्ट ऑप्शंस हैं। और उसके बाद आप चाहे तो मैक्सवेल को रखिए, आप चाहे तो यहाँ पर नेथन एलिस को रखिए, दोनों में से किसी भी एक को अपनी टीम में लेकर के जाइए। और बाकी 7वें प्लेयर के ही रूप में अगर आप 7वां प्लेयर पिक करना चाहते हैं तो वहां पर आप जोश इंग्लिश को या तो रखिए या तो टीम डेविड को रखिए, दोनों में से किसी एक को। ये हालांकि अगर मैं बात करूं ना तो ये जो 4 प्लेयर्स हैं इसमें से किसी भी एक या 2 को तभी रखना है अगर आप मान करके चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मैच भी जीते। और स्पेसिफिकली बैटर अगर आपको रखना है तभी रखना है अगर इनकी पहली इनिंग की बैटिंग हो, एक्स्ट्रा बैटर या एक्स्ट्रा बॉलर रखना है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग या पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो ही चीज वो आपको करनी है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अपनी टीम बनाते टाइम पे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें वेन्यू का नंबर, तो वही सारे नंबर आपको देखने को मिलेंगे एक मैचेस के, जो भी आपने पिछले मैच की परफॉर्मेंस में देखी। तो निश्चित तौर पर वही वेन्यू का डेटा है जो कि पहला ही मैच इस ग्राउंड पर खेला गया, तो सारा डेटा तो आप देख ही चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कब और किस प्लेयर को लेकर के जाना है। लेकिन एक और चीज अगर आप देखें प्लेयर बैटल कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के खिलाफ या उनकी तरीके की बॉलिंग के खिलाफ, टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ क्या नंबर्स रहे, तो मिचेल मार्श रबाडा पर पिछले मैच में आउट हुए थे, 15 गेंद पर टोटल 24 रन उन पर इन्होंने बनाए हैं। और बाकी लुंगी एंगीडी के 39 गेंद पर 71 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। ऑफ स्पिन पर दिक्कतें इनको रही हैं, सामने की टीम में कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर है नहीं, मार्करम है लेकिन वो बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे वो नहीं पता। बाकी ट्रेविस हेड भी रबाडा पर पिछले ही मैच में आउट हुए थे 5वीं गेंद पर बिना कोई रन बनाए। ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी ये आउट होते रहे 6 बार और सामने की टीम में से 2 बढ़िया ऑप्शंस हैं। इसके बाद कैमरन ग्रीन भी एंगीडी पर ही पिछले मैच में आउट हुए थे 5 गेंद पर 10 रन बना करके। इंग्लिश की बात करें तो जॉर्ज लिंडन इनको पहले ही गेंद पर आउट कर दिया था। बाकी राइट आर्म एक्सप्रेस पेस बॉलिंग वो इनको दिक्कतें देती है, 67 गेंदों पर ही 102 रन बना करके 5 बार ये आउट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं मैक्सवेल, सभी जानते हैं स्पिन बॉलिंग खास करके लेग स्पिन या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग उस पर कमजोर पड़ते हैं, तो 18 बार आउट हो भी चुके हैं 408 रन बना करके, यानी कि 20 का भी एवरेज नहीं है। बाकी एंगीडी रबाडा
रबाडा और सेनुरा मुथुस्वामी ने दिखा दिया कि क्यों ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं खेल पाते। और एकमात्र विकेट जो मुथुस्वामी को मिला था पिछले मैच में, वो मैक्सवेल का ही मिला था चौथी गेंद पर बिना कोई रन दिए। बाकी टीम डेविड कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। क्वेना मफाका उनकी गेंद पर आउट हुए 11 गेंद पर 13 रन बना करके, और बाकी मिच ओवेन ये भी मफाका की ही पहली गेंद पर आउट हुए थे। और मफाका का नाम जो कि आपको दिखाई पड़ा 2 बार न, तो इतने कमाल की बॉलिंग इन्होंने की, और खास करके जैसी पिच थी उसको ध्यान में रखते हुए पहली इनिंग में जबकि बहुत ज्यादा स्लो नहीं हुई थी पिच, उसके बावजूद मफाका ने कमाल की बॉलिंग करी। और आपको बता दूं बहुत ही कम उम्र है, युवा खिलाड़ी हैं, शुरुआत में आए थे तो मीडियम पेसर थे, अब ये एक्सप्रेस पेस बॉलिंग 150 प्लस की बॉलिंग करना शुरू कर चुके हैं। और बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर तो आप साउथ अफ्रीका की आप देख ही रहे हैं, जिसमें कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में यूज किए गए, जिसमें सेनुरा मुथुस्वामी आपको निश्चित तौर पर 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे। क्वेना मफाका ने पूरे 4 ओवर किए थे पिछले वाले मैच में, कॉर्बिन बॉश ने 3 ओवर किए थे, लिंडे ने 2 ओवर किए थे, रबाडा पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े, लुंगी एंगिडी ने पूरे 3 ओवर किए थे। बाकी इनका बेंच जो है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं करियर के आंकड़े हर एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की अगर आपको जरूरत पड़े, जिसमें एक प्रेनेलन सुब्रायन नाम के ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हैं, जो कि अभी इंटरनेशनल टी20 में डेब्यू इन्होंने किया नहीं है। 120 डोमेस्टिक टी20 में जिसमें 110 विकेट ले चुके हैं, और बाकी के प्लेयर्स के तो आंकड़े आपके सामने हैं ही। लेकिन पहले मैच में इन लोगों ने क्या किया उसको देखने आए तो निश्चित तौर पर इनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप में कोई 2 स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही 2 ही अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में आई थी, ठीक उसी तरह से इधर से भी आई। उसमें रियान रिकल्टन ने 71 रन की पारी खेली, और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने यहाँ पर 37 रन की पारी खेली। और बाकी सभी बैटर्स, उसमें से अगर आप बात करें लुहान डी पिटोरियस हो गए या मार्करम हो गए, इन्होंने शुरुआत अच्छी करी लेकिन खराब शॉट्स खेल करके दोनों आउट हो गए। बाकी डेवाल्ड ब्रेविस तो चले ही नहीं। इसके साथ साथ लिंडे ने खाता नहीं खोल पाए बल्ले से, लेकिन बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। कॉर्बिन बॉश का तो बल्ला और गेंद दोनों खामोश रहा। सेनुरा मुथुस्वामी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से है, 4 ओवर में केवल 24 रन दिए, मैक्सवेल का आउट भी किया। बाकी रबाडा तो 2 विकेट लेते दिखाई पड़े, मफाका ने 4 विकेट लिए, 1 विकेट लुंगी एंगिडी ने लिया। तो बॉलिंग ने तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी करी, बैटिंग कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़ी, जिसमें 2 बैटर्स को छोड़ करके बाकी सारे बैटर्स फ्लॉप हो गए। और उसके अलावा इनके पास बेंच पर भी जो नाम है ना बैटिंग में, केवल एक रेजी वांडर डसन है। इनका भी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में कोई खास कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है नहीं। तो हो सकता है कि इनको लुहान डी पिटोरियस या डेवाल्ड ब्रेविस की जहां पर मौका मिले खेलने का, तो इनके लिए तैयार रहिएगा। तो रिसेंट फॉर्म में तो निश्चित तौर पर वही 5 से 6 या 7 ऑप्शन ही हैं जो दिखाई पड़ते हैं टीम में आने लायक। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखने आए तो देखेंगे कि मार्करम के ओवरऑल आंकड़े काफी अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 30 का बैटिंग एवरेज है। वहीं पर रियान रिकल्टन पिछले ही मैच में पहली बार खेला, 71 रन की पारी खेल गए। बाकी लुहान डी पिटोरियस और डेवाल्ड ब्रेविस अभी तक चले नहीं है। इवन ट्रिस्टन के भी पिछले मैच की जो पारी रही 37 रन की, यहाँ पर 37 रन एक्चुअली होना चाहिए, तो टोटल 4 मैच में 89 रन है। और अगर आप मिडिल ऑर्डर इनका देखें ना, सबसे भरोसेमंद कोई बैटर है तो वो ट्रिस्टन स्टब्स को ही मैं मान करके चलूंगा। और खास करके ये देखते हो कि सामने की टीम में ऑफ स्पिन बॉलिंग को खेलने वाले या खराब खेलने वाले कुछ प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है कि इनको कभी कभी बॉलिंग भी दे दी, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं टी20 मैचेस में। तो इसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में सबसे कोई सेफ ऑप्शन है तो ट्रिस्टन स्टब्स ही है। बाकी लिंडे तो है ही, एक मैच में पिछला मैच जो खेला उसमें 1 विकेट इन्होंने लिया। बाकी सेनुरा मुथुस्वामी को भी उसी कैटेगरी में मैं लेकर के चलूंगा। कॉर्बिन बॉश कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। रबाडा की 11 मैच में 11 विकेट है, एंगिडी की 8 मैच में 8 विकेट हैं, मफाका ने तो पिछले ही मैच में 4 विकेट निकाल दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी हद तक परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी, यूटिलिटी बेसिस पर भी यहाँ पर इस टीम की तरफ से भी 7-8 से प्लेयर यहाँ पर आते हैं जो कि आपके टीम में आ सकते हैं। लेकिन सभी को तो लेकर के जा नहीं पाएंगे, तो बेस्ट रहेगा कि उन्हीं के साथ जाइए जो आपको बेहतर यूटिलिटी प्रोवाइड कराएं। रियान रिकल्टन ने जरूर पिछले मैच में 71 रन की पारी खेली, लेकिन इनके ऊपर मेरा भरोसा अभी भी नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं मार्करम के साथ ही जाना पसंद करूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रियान रिकल्टन के ही साथ चले जाइए उनकी जगह पर। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स को दूसरे प्लेयर के तौर पर ट्राई करूंगा। सेनुरा मुथुस्वामी मेरी टीम में 100% रहेंगे, रबाडा रहेंगे मेरी टीम में, और बाकी ये जो 4 प्लेयर है ना, इनके अलावा 5वें प्लेयर के तौर पर एक मफाका है, एक लिंडे हैं। डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी, लिंडे सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान, मफाका पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान मेरी टीम में रहेंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से सिचुएशन वही बन रहा है कि फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया ही होगी, तो उधर से 6 प्लेयर लेकर के जाऊंगा। 5 प्लेयर यहाँ पर मेरी टीम में इस टीम की तरफ से आते दिखाई पड़ रहे हैं, और वो कौन से 5 प्लेयर होंगे वो मैंने आपको क्लियर कर लिया कंडीशनली। बाकी वेन्यू का तो वही डेटा मिलेगा, पिछली मैच की जो परफॉर्मेंस निकल करके आई। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि मार्करम लेग स्पिन पर फंसते हैं, 113 गेंद पर 160 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं। शॉन एबर्ट पर भी 2 बार आउट हो चुके हैं, 20 गेंद पर 31 रन बना करके। हेजलवुड ने पिछले मैच में इनको आउट किया था, 11 गेंद पर 22 रन देकर के आउट हो चुके हैं। बाकी रियान रिकल्टन, बेन डॉर्सविस पर आउट हुए थे पिछले मैच में, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग की कमजोरी भी है।
एक्चुअली 26 गेंद पर 28 रन बना करके टोटल 4 बार आउट हो चुके हैं और उसमें बेन डॉर्सविस ने ही पिछले मैच में आउट भी कर दिया, वो भी एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ही हैं। और डेवाल ब्रेविस को भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर दिक्कतें रही हैं, चौथी ही गेंद पर आउट हुए थे डेवाल ब्रेविस पर, बेन डॉर्सविस पर पिछले वाले मैच में चौथी गेंद पर बिना कोई रन बनाए नेथन एलिस भी इनको पहली गेंद पर आउट कर चुके हैं। लुहान डी पिटोरियस एक लेफ्ट हैंडर हैं, तो ऑफ स्पिन पर इनका बैटल बनता भी है। ऑफ स्पिन पर 11 गेंद पर 20 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं और पिछले मैच में इनको मैक्सवेल ने 9वीं गेंद पर 4 रन देकर के एक बार आउट किया था। इसके बाद बाकी जो बैटर्स हैं, ट्रिस्टन स्टब्स ओवरऑल स्पिन अच्छी खेलते हैं, थोड़ा ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। पिछले मैच में हेजलवुड ने पहली ही गेंद पर आउट कर दिया, शॉन एबर्ट भी पहली गेंद पर आउट कर चुके हैं। रेजी एंडरसन ये भी शॉन एबर्ट पर 7 गेंद पर 6 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, हेजलवुड पर एक बार आउट हो चुके हैं पहली गेंद पर। और लिंडे ये भी पिछले मैच में हेजलवुड पर ही आउट हुए थे। तो हेजलवुड वो तो वन साइडेड निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे हर बैटर के खिलाफ। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर तो बेन डॉर्सविस गेम में आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और स्पिनर के तौर पर जंपा। बाकी भी जो ऑप्शन नेथन एलिस वगैरह हैं निश्चित तौर पर उनको आप लेके जा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की होंगे। बाकी जब आप अपनी फैंटेसी टीम आप बना लेंगे तो आप देखेंगे ट्रेविस हेड और मार्करम ही तो सबसे कॉमन कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन हैं। हालांकि मैं तो दोनों के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा निश्चित तौर पर। ट्रेविस हेड तो फिर भी ठीक ऑप्शन है, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एक जोस हेजलवुड का भी है। स्टब्स और एडम जंपा तो निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग के लिए, लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग तो जंपा आपको स्मॉल लीग के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन। फिलहाल के लिए मेरी जो स्मॉल लीग की टीम बन पा रही है उसमें मैं बेन डॉर्सविस को कप्तान रखूंगा, मैक्सवेल को वाइस कप्तान। उन दोनों की यूटिलिटी, बैटिंग तो करते ही हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और बाकी 4 बैटर, 1 विकेट कीपर और 5 बॉलर, वो जो आपको टीम में दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ ही रहे होंगे फिलहाल। बाकी निश्चित तौर पर डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी, उसके हिसाब से टीम बनेगी। तो वो जो फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।